हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेहतरीन हॉरर मूवी सीरीज स्क्रीम का पार्ट 3। मैं इसके पिछले 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो आपने अगर अब तक नहीं देखे तो मैं चाहूंगा आप पहले वो देख लें, क्योंकि इनकी कहानी आपस में काफी जुड़ी हुई है। और इसके आगे आने वाले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं आखिरी पार्ट के 3 साल बाद की कहानी, जहां कॉटन को लास्ट पार्ट में फेम मिलने के बाद अब वो हॉलीवुड में एक बहुत बड़े टेलीविजन शो का होस्ट बन चुका था। लेकिन फिलहाल वो एक जगह हाईवे ट्रैफिक में अटका हुआ था, क्योंकि आगे किसी एक्सीडेंट के कारण पूरा रोड ब्लॉक्ड था। अब यहीं इंतजार करते उसे एक अननोन कॉल आता है, जो पहले तो एक लड़की की आवाज में उसका फैन होने का दावा करता है, लेकिन फिर बातों के दौरान लड़की की आवाज बदल कर एक आदमी की आवाज में सिडनी का पता पूछता है। और अगर उसने ना बताया तो वो उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को मारने की धमकी भी देता है। अब ये सुनकर कॉटन डर जाता है और घर की तरफ गाड़ी भगाने लगता है। दूसरी तरफ घर पे हम क्रिस्टीन को देखते हैं, जो ये सोच के डरी हुई थी कि घर में कोई घुस आया है। लेकिन फिर उसे कॉटन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो शांत होकर उसके पास जाने लगती है। लेकिन बजाय कॉटन के वहाँ अचानक एक भूतिया मास्क पहना शख्स उस पे अटैक कर देता है। वो अपनी जान बचाती अपने कमरे में भाग जाती है और खुद को अंदर से बंद कर लेती है। अब यहीं उसे फिर कॉटन की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कमरे का दरवाजा खोलने को कहता है। वो बहुत घबराई हुई होती है, बस इसीलिए दरवाजा खोलने से डर रही थी, जिस वजह से बाहर खड़ा शख्स सब्र नहीं कर पाता और दरवाजे पे अटैक करने लगता है, क्योंकि एक बार फिर वो कॉटन नहीं बल्कि वही भूतिया मास्क वाला कातिल था। खैर, दूसरी तरफ हम कॉटन को देखते हैं, जो अब घर पहुंचता है और क्रिस्टीन को ढूंढने लगता है। और जब वो क्रिस्टीन के कमरे तक आता है और उसे आवाज देता है तो वो उसे जवाब तक नहीं देती, क्योंकि उसे लग रहा था कॉटन ही उसकी जान लेने के पीछे पड़ा है। अब कॉटन जवाब ना मिलने पर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जहां क्रिस्टीन उस पे अटैक कर देती है, क्योंकि उसे अब भी यही लग रहा था कि कॉटन ही वो कातिल है। कॉटन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतने में पीछे से वही भूतिया मास्क वाला कातिल आ जाता है। अब इससे पहले कॉटन उसे आगाह कर पाता, वो उस पे अटैक कर देती है और कातिल क्रिस्टीन पे। और मौके का फायदा उठाकर कातिल दोनों को ही मार देता है। लेकिन कॉटन को मारने से पहले वो उसे एक डिवाइस दिखाता है, जिसके जरिए वो कॉटन की आवाज निकालकर बात कर रहा था। और साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि वो इस डिवाइस के जरिए किसी की भी आवाज निकालकर बात कर सकता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेन लड़की सिडनी को, जो अब शहर से कहीं दूर जंगलों की तरफ एक हाई सिक्योरिटी वाले घर में रह रही थी। और वो अब घर से ही कैलिफोर्निया वुमेन काउंसलिंग की जॉब भी कर रही थी, जहां उसने अपनी शनाख्त लॉरेन नाम की रखी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं रिपोर्टर गेल वेदर को, जो नए आने वाले जर्नलिस्ट को लेक्चर दे रही होती है। और लेक्चर के ठीक बाद वहां डिटेक्टिव मार्क किनकेड आता है, जो उसे कॉटन और उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर्स की इत्तला देता है। दरअसल मार्क उन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसके वहां आने का मकसद एक पिक्चर होती है जो किलर ने कॉटन की लाश के पास छोड़ी थी। गेल जब वो तस्वीर देखती है तो पहचान लेती है कि ये तो सिडनी की मदर मॉरीन प्रेस्कॉट की तस्वीर है। दूसरी तरफ न्यूज के जरिए सिडनी को भी कॉटन के कत्ल का पता चल जाता है। और साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि स्क्रीम 3 के अंदर अब स्टेप 3 की भी शूटिंग चल रही थी, जो स्क्रीम के पार्ट 1 और 2 के हादसों पे ही बेस्ड थी। और कॉटन ने कुछ ही वक्त पहले उसमें अपना एक सीन भी शूट किया था। खैर, फिर हम स्टेप 3 का शूटिंग सेट देखते हैं, जहां इस हादसे की वजह से उस मूवी की प्रोडक्शन को भी रोक दिया गया था। और इसी बात को लेकर वहां मौजूद फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इसी बात के लिए परेशान थे। लेकिन क्योंकि कॉटन इसी मूवी का हिस्सा था और इसका नाम भी स्टैब है और कॉटन को भी स्टैब ही किया गया है, तो मूवी पे असर तो पड़ना था। अब यहीं हम स्टेप 3 की कास्ट को भी देखते हैं, जो उन मर्डर्स पे चर्चा कर रही थी। इसी दौरान यहाँ गेल भी आ जाती है और उसकी मुलाकात डूई से होती है। वो ये देखकर हैरान थी कि डूई यहाँ हॉलीवुड में क्या कर रहा है, जिसपे वो बताता है कि वो अब स्टैब मूवी की टीम में एज अ टेक्निकल एडवाइजर काम करता है। क्योंकि वो उन हादसों का हिस्सा रहा है तो उससे बेहतर इस कहानी को कोई नहीं जानता। और इस बार भी वो गेल से काफी नाराज होता है, क्योंकि फिर से लास्ट पार्ट के बाद वो उसे छोड़ के यहाँ हॉलीवुड आ गई थी। वो उसे फिर से सिडनी से दूर रहने को कहता
रहता है और क्योंकि वो एक पॉपुलर न्यूज रिपोर्टर थी तो सेट वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम अब एक लड़की सैरा को देखते हैं जो स्टेप 3 की एक्ट्रेस है। उसे उस मूवी के डायरेक्टर रोमन ने ऑफिस बुलाया था जहाँ वही गोस्ट फेस किलर उसे भी मार देता है, जिससे मालूम होता है कि उसे डायरेक्टर रोमन ने नहीं बल्कि उसी डिवाइस के जरिए उसकी आवाज में गोस्ट फेस ने बुलाया था। अगले सीन में हम देखते हैं डुई और गेल एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां हम जानते हैं कि लास्ट पार्ट के बाद गेल डुई के ठीक होने तक उसके साथ ही थी, पर फिर उनका रिलेशन वर्क नहीं किया और वो उसे छोड़ के यहाँ हॉलीवुड में एक फेमस शो की ऑफर के लिए आ गई। अब यहाँ डुई उसे ये भी बताता है कि 2 महीने पहले किसी लड़की ने अपने आप को स्टेप 3 की कास्ट का हिस्सा बताते हुए रिसर्च की खातिर सिडनी की फाइल मांगने के लिए वुड्सबोरो पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, जिस पे पुलिस वालों ने उसे इनकार कर दिया। लेकिन ठीक उसके 1 महीने बाद उसी पुलिस स्टेशन में किसी ने घुसकर फाइल रूम में छानबीन की थी, पर उससे पहले वो घुसपैठिया सिडनी की फाइल तलाश कर पाता डुई ने वो फाइल पहले ही वहाँ से हटवा दी थी। अब वो दोनों एक लड़की जेनिफर के घर जाते हैं जो स्टेप 3 में गेल का ही रोल प्ले कर रही थी और वहीं उन्हें सैरा के मर्डर का भी पता चलता है, जिससे डुई को एहसास होता है कि किलर स्टेप 3 की कहानी के ही अनुसार सब मर्डर्स कर रहा है। और इसमें अब तीसरा नंबर गेल यानी उसी जेनिफर के कैरेक्टर का है। फिर क्राइम सीन पे हमें डिटेक्टिव मार्क से मालूम होता है कि प्रोड्यूसर ने बताया है कि इस मूवी की 3 स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें 3 अलग कैरेक्टर्स को तीसरे नंबर पे मारा गया है। अब इन्हें नहीं पता कि किलर ने कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ी है और किसको मारने का सोचा है। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस डायरेक्टर रोमन को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सैरा को ऑफिस उसी ने बुलाया था, जबकि हम जानते हैं कि वो रोमन नहीं था बल्कि गोस्ट फेस ही उसकी आवाज में बात कर रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं सिडनी को जिसे किलर ने ढूंढ लिया था और उसकी मदर की आवाज में उससे कॉल पे बात कर रहा था। लेकिन सिडनी को जैसे ही एहसास होता है वो किलर है तो वो फौरन कॉल काट देती है। अब अगले सीन में हम जेनिफर के घर गेल को देखते हैं जो डुई को ये बताती है कि रोमन को छोड़ दिया गया है क्योंकि किलर ने ही उसकी आवाज में सैरा को वहां बुलाया था। साथ ही में वो डुई को मॉरिन की एक पिक्चर भी दिखाती है जो किलर ने सैरा की लाश के पास छोड़ी थी। उसे देखकर डुई को एहसास होता है कि वो पिक्चर तो आज से 20 साल पहले इन्हीं के सेट के बाहर ली गई थी। अब इससे पहले डुई कुछ कर पाता वहाँ गोस्ट फेस आकर उनके एक बॉडीगार्ड को मार देता है और फिर वो इन्हें फैक्स के जरिए उस स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से भेजता है जिसमें आगे के सीन लिखे थे। सब लोग तो बाहर आ जाते हैं लेकिन उनमें से एक कैरेक्टर वापस अंदर स्क्रिप्ट पढ़ने जाता है और ठीक उसी वक्त किलर पूरे घर में ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब उस एक लड़के को छोड़कर बाकी सब घर से कूदकर बच जाते हैं। लेकिन नीचे गिरते ही किलर गेल पे अटैक करने लगता है जिसे डुई देख लेता है और फौरन उस पे शूट कर देता है, पर गोली खाने के बाद भी वो किलर वहां से बचकर गायब हो जाता है। लेकिन इस बार भी जाने से पहले वो मॉरिन की एक पिक्चर छोड़ के जाता है जिसके पीछे लिखा था मैंने उसे मारा है। अगले सीन में सिडनी भी पुलिस स्टेशन आकर सबको बताती है कि किलर ने उसे भी ढूंढ लिया है और उसकी नजर उन पिक्चर्स पे पड़ती है जो किलर ने छोड़ी थी। वो उस जगह को देखने के लिए डुई और गेल के साथ निकल जाती है। वहां पहुंचते ही उन्हें मार्था मिलती है जो लास्ट पार्ट में मर गए रैंडी की बहन होती है। वो रैंडी की एक वीडियो टेप लेकर इनके पास आई थी। उस वीडियो में रैंडी ने मरने से पहले पार्ट 3 के बारे में कुछ बातें बताई होती हैं, जैसे कि हॉरर मूवीज के तीसरे पार्ट में कोई भी मर सकता है, यहाँ तक कि मेन लड़की सिडनी भी। खैर फिर गेल को स्टूडियो से पता चलता है कि मॉरिन 20 साल पहले इसी स्टूडियो में काम करती थी रीना रेनॉल्ड के नाम से। उसने काफी हॉरर पिक्चर्स में काम किया जिनका डायरेक्टर जॉन मिल्टन था। ये वही डायरेक्टर है जो आज स्टेप 3 का भी हिस्सा है। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है और अगले सीन में हम अब सिडनी को देखते हैं जो कि उसी सेट पे मौजूद थी और क्योंकि वो मूवी सिडनी की लाइफ पे बेस्ड थी तो सेट उसके घर जैसा ही बना हुआ था। वो उस सेट को देख रही थी कि इतने में वहाँ वही गोस्ट फेस किलर उस पे अटैक कर देता है। वो अपनी जान बचाती सबको आवाज देकर मदद के लिए बुला लेती है और उससे बच जाती है, पर अब वो इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि उसको अपनी माँ का चेहरा और उसकी आवाज हर जगह दिखाई देने लगती है। खैर दूसरी तरफ पुलिस को वहाँ
कोई नहीं दिखता, ना किसी के होने के सबूत मिलते हैं, जिसपे कुछ लोग तो इसे सिडनी का वहम बताते हैं, पर फिर भी उसे हिफाजत से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब गेल, डुई और जेनिफर जॉन से मॉरीन के बारे में पूछताछ करने जाते हैं, जहां वो उन्हें बस इतना बताता है कि वो 20 साल पहले इंडस्ट्री में आई, पर कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, जिस वजह से उसकी बात नहीं बनी यहाँ, और फिर वो वापस वुड्सबोरो चली गई। अब वुड्सबोरो के बारे में तो हम जानते ही हैं, जहाँ उसने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। खैर, अब डुई को रास्ते में सिडनी की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि रोमन ने उसे अपने घर बुलाया है और वो वहीं उससे मिलने जा रही है। ये सुनकर डुई भी गेल और जेनिफर के साथ रोमन के घर पहुंचता है, जहां स्टेप की बाकी कास्ट भी आई हुई थी, क्योंकि आज रोमन की बर्थडे पार्टी थी। लेकिन रोमन से पता चलता है कि उसने तो सिडनी को पार्टी में बुलाया ही नहीं है। अब ये सुनकर उन्हें काफी हैरत होती है, फिर भी वो उसका इंतजार करते हैं। अब ये घर एक महल जितना बड़ा था, तो सभी इसकी चमक धमक देखने निकल जाते हैं। काफी देर होने पर जब सिडनी नहीं आती, तो डुई उसे उसी नंबर पे कॉल बैक करता है जिससे सिडनी ने कॉल की थी। कॉल करने पर बेल की आवाज इसी घर के अंदर से आती है, और देखने पर पता चलता है कि वो फोन इसी घर में है, जिसके साथ वो डिवाइस भी पड़ी थी, जिसे घोस्ट फेस आवाज बदलने के लिए यूज करता है। ये देखकर ये लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था वो कॉल सिडनी की नहीं बल्कि किलर की थी। इसके बाद ये लोग बाकी सभी को ढूंढने लगते हैं, और इस बीच जब गेल बेसमेंट पहुंचती है तो उसे वहां रोमन की लाश दिखती है, और वहीं जेनिफर भी होती है, जो उस किलर से डर कर छुप गई थी। ये दोनों भागती हुई डुई की तरफ आती हैं, और कुछ ही देर में हम देखते हैं किलर एंजेलिना, टाइसन और जेनिफर तीनों को मार देता है। अब सिर्फ डुई और गेल ही बचते हैं, लेकिन वो उन्हें मारता नहीं है, बल्कि बंदी बनाकर सिडनी को कॉल करता है, उसे उनके नाम पे ब्लैकमेल करके अकेला अपने पास बुलाता है, और वो मान भी जाती है, क्योंकि अब वो अपनी वजह से अपने किसी और दोस्त का कत्ल होते नहीं देख सकती थी। यहाँ जैसे ही सिडनी आती है, किलर उसे एक मेटल डिटेक्टर से खुद को चेक करने का कहता है, जहाँ उसके पास एक गन भी थी। वो उसे फेंकने को कहता है और अंदर बुला लेता है। अंदर आने पे वो देखती है गेल और डुई को बंदी बनाकर रखा हुआ है, और वो देखते ही डुई को खोलने लगती है, लेकिन इसी बीच वहाँ घोस्ट फेस आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है। लेकिन सिडनी ने अब भी एक गन अपने पास छुपा रखी थी, जिससे वो उस पे शूट कर देती है, और फिर से गेल को खोलने लगती है। लेकिन फिर इनकी नजर पड़ती है कि घोस्ट फेस अब भी बचकर गायब हो गया है, और इतने में एंट्री होती है डिटेक्टिव मार्क की, जिसे मरने से पहले टाइसन ने यहाँ बुला लिया था। लेकिन घोस्ट फेस उस पे भी अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, और फिर सिडनी के पीछे पूरे घर में भागने लगता है। लेकिन आखिरकार वो सिडनी को एक कमरे में पकड़ ही लेता है, जहाँ के दरवाजे इलेक्ट्रॉनिकली बंद थे। अब यहाँ हम जानते हैं कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि रोमन यानी स्टेप 3 का डायरेक्टर रोमन था। उसकी कहानी कुछ यूं थी कि मॉरीन प्रेस्कॉट आज से 20 साल पहले जब यहाँ आई, तो उसके साथ जॉन मिल्टन, स्टेप 3 का डायरेक्टर, और उसके कुछ इंडस्ट्री वाले दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी में जो इसी घर में रखी गई थी उसका रेप कर दिया था, और रोमन उसी रेप की वजह से पैदा हुआ था, और इसीलिए उसके पैदा होने के बाद मॉरीन ने उसे छोड़ दिया था, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वुड्सबोरो वापस चली गई थी, जहां उसने सिडनी के फादर से शादी की, और फिर सिडनी पैदा हुई। अब रोमन को ये बात पता थी, और वो सालों से अपनी माँ मॉरीन को ढूंढ रहा था, जिसे आज से ठीक 4 साल पहले पता चला कि वो वुड्सबोरो में है। वो उसके पास मिलने भी आया था, पर मॉरीन अब सिडनी और उसके डैड के साथ अपनी लाइफ में बिजी थी, और क्योंकि रोमन उसकी रीना वाली जिंदगी का हिस्सा था, जिसमें उसके साथ वो हादसा हुआ और जिसका जीता जागता सबूत था रोमन, इसलिए वो फिर से उस सब को याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे अपनाने से इनकार करके वापस भेज दिया। और इसी बात की नाराजगी से रोमन का दिमाग खराब हो गया, और उसने मॉरीन पे नजर रखना शुरू कर दी। अब वो कब कहाँ किससे मिल रही थी, उसने वो सब रिकॉर्ड किया, और फिर उसके सभी अफेयर्स की जानकारी हासिल कर ली। लेकिन उसके बाद उसने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि उसने ये सब जाकर बिली लूमीज को यानी स्क्रीम के पहले किलर को बता दिया, और उसके फादर और मॉरीन के अफेयर का बताते हुए उसकी अकेली जिंदगी का कसूरवार भी मॉरीन को ही बना दिया। अब उसका मन यहाँ भी नहीं भरा, और बिली को पूरी
तरह उकसाने के लिए उसने मॉरीन के बाकी अफेयर्स के बारे में भी उसे बताकर एक बाजारू औरत जाहिर करते हुए उसका कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। और फिर ऐसा ही हुआ, उसने उसको इतना बहका दिया कि वो एक कातिल बन गया। यानी दोस्तों, आज तक जितने भी कत्ल हुए या ये घोस्ट फेस की जो कहानी शुरू हुई, इस सब के पीछे अब तक रोमन का ही हाथ था, वरना ना स्क्रीम होती ना इसके कोई सीक्वल्स। अब वो यहाँ जॉन मिल्टन को भी ले आता है जिसे उसने पहले से ही बंदी बना रखा था। दरअसल दोस्तों, जॉन हमेशा से एक लालची और बदकिरदार डायरेक्टर रहा है जो हमेशा से लड़कियों को इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरों के साथ सोने का कहता था। और उसने मॉरीन की जिंदगी भी ऐसे ही बर्बाद की और उस दिन उसके रेप का भी हिस्सा बना। अब यूं तो जॉन रोमन का बायोलॉजिकल बाप भी था, लेकिन ये बताते ही रोमन उसे भी मार देता है। अब वो इस सब के बाद भी सिडनी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसकी माँ को मारने के बाद से अब सिडनी एक सर्वाइवर, एक स्टार बन चुकी थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि वो उससे काफी नफरत करता था। ये सोच कर के जो जिंदगी सिडनी की थी उस सब पे उसका हक था, और इसी वजह से उसने ये सब प्लान किया था कि सिडनी को बाहर लाकर उसे ही कातिल बना सके। उसके लिए उसने सिडनी की ही आवाज में एक वॉइस मेल भी रिकॉर्ड कर रखा था जिसमें वो जॉन को मौत की धमकी दे रही थी। अब ये सब सुनकर सिडनी उसे भी बिली की तरह एक साइको ही कहती है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसकी माँ पे क्या बीती थी और उसने किन हालातों में उसे छोड़ा था, और बिना कुछ सोचे अपनी ही माँ को कसूरवार ठहराते हुए उस पे इतना सा भी तरस ना खाकर उसे मरवा दिया, और उसके साथ साथ अपने बदले की आग में कितने मासूम लोगों का भी कत्ल करता आया। ये सुनकर रोमन और गुस्सा हो जाता है और सिडनी को सीने में गोली मार देता है, जिससे उसे लगता है सिडनी मर गई है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हटती है सिडनी वहाँ से गायब हो जाती है। वो ये देखकर हैरान था कि इतने में सिडनी उस पे चाकू से अटैक कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है, और इतने में डुई और गेल भी अंदर आ जाते हैं। अब इन्हें लग रहा था कि वो मर चुका है, पर जैसा कि आप जानते हैं ये साइकोस फिर वापस आ जाते हैं जब तक इन्हें सर में शूट ना किया जाए। तो वो फिर उठ जाता है, लेकिन इस बार सिडनी डुई से उसे सर में शूट करने को कहती है और वो वैसा ही करता है, जिससे अब फाइनली वो मर जाता है। और फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं डुई अपने और गेल के रिश्ते को एक और मौका देते हुए उसे प्रपोज करता है, जिसपे वो राजी हो जाती है। और फिर हम सिडनी को देखते हैं जो अब काफी आजाद महसूस कर रही थी। और आखिरी सीन में हम देखते हैं गेल, डुई और डिटेक्टिव मार्क सिडनी के घर में मूवी देखने आए होते हैं। जहां जब सिडनी अपने घर में जाती है तो वो इस बार सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाती, और उसके कुछ आगे जाते ही हवा से उसके घर का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन बजाय उसे टाइट सिक्योरिटी में बंद करने के वो उसे खुला ही रहने देती है। और उसकी इसी आजादी वाली मुस्कुराहट पर मूवी एंड हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।